वेलकम बैक। मैं धनंजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू टू इंडिया में। लास्ट वीडियो में हम बेसिक मैथ इन यूज्ड इन फिजिक्स पढ़ रहे थे और लास्ट टॉपिक था डिफरेंशिएशन। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन क्या होता है, ये नया टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे कोई एक ग्राफ है, मान लीजिए ये कोई ग्राफ है वाई और एक्स में, ये कोई एफ ऑफ एक्स है, कोई फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन का काम क्या होता है, एडिशन करना। एडिशन ये यूज करते हैं समेशन के, जैसे ये समेशन साइन होता था समेशन के लिए, समेशन के बदले हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ये साइन कहलाता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कोई एक ग्राफ है, इसमें हम छोटा सा हम एरिया लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एरिया लिए, तो ये देखने से लग रहा है, मान लेते हैं इसका ब्रीथ है dx और ये हाइट कितना हो जाएगा f ऑफ x, ये f ऑफ x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है कि इंटीग्रेशन इसे डिनोट किया जाता है इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू डी एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ये होता है एरिया। जैसे ही ये एरिया निकला, मान लीजिए ये बहुत पास है तो लगभग ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये जब बहुत पास है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितना है, ये हाइट एफ ऑफ एक्स इंटू ब्रीथ कितना है, ब्रीथ है डी एक्स, तो ये डी एक्स हो जाएगा। तो यहीं पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। जब ऐसे ही इतनी ये स्टेप को ऐसे ऐड करते चले जाएंगे तो टोटल ऐड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बेसिकली होता है एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। ये हो गया। और ये सी क्यों आया, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिए जब थोड़ा थोड़ा सा ये पोर्शन बच जाएगा, जितना भी आगे जाएगा वो बचता चला जाएगा, तो इसलिए ये एक सी कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट होता है जो बाद में समझ में आएगा। अभी हम इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं कि कैसे यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ये क्या होता है, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए हम डी ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या आया था, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स। यही होता, मतलब क्या, अगर हमको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स आ जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट इसमें फार्मूला है इंटीग्रेशन का, वो बेसिकली यूज आएगा फिजिक्स में, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ln x का डिफरेंशिएशन हम पढ़े थे 1/x, तो इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x प्लस सी। तो सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ लेते हैं इंटीग्रेशन में जो बेसिकली यूज आएगा। जैसे एक इंटीग्रेशन, जैसे cos x का क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी। अब तो sin x का क्या होता है, माइनस cos x प्लस सी। 1/x का क्या हो जाएगा, ln x प्लस सी। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा बार यूज आएगा, x की पावर n dx का हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वेयर x इज नॉट इक्वल टू -1। क्यों, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही x की पावर -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, तो ये प्लस -1 प्लस जीरो, ये जीरो आ जाएगा, तो ये होल वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसी के बदले हम ये पढ़ते हैं 1/x का डी ln x
प्लस सी हो जाता है, ये हो जाएगा। अब e की पावर x, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, तो इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। ये कुछ बेसिक है जो सबसे ज़्यादा बार यूज आएगा, ठीक है। अब इस पर कुछ एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं, x की पावर हाफ dx का इंटीग्रेशन करना हमको, ठीक है। तो हम तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला पढ़े थे, x का पावर n dx का हो जाएगा x पावर n प्लस 1। यहाँ x इज नॉट इक्वल टू -1, तो -1 नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, ये आ जाएगा आंसर। सिमिलरली इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, x की पावर -7। तो ये यहाँ हम क्या कर देंगे, x की पावर -7 प्लस 1 अपॉन -7 प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर -6 अपॉन -6 प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा -x की पावर -6 अपॉन 6 प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। तो ये अभी तक हम पढ़े थे, ये कहलाता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, वो क्या होता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली ये कुछ है जो आगे मतलब जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें ये यूज आएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब यूज आएगा, इसलिए ये सब बेसिक बता दिया जा रहा है। अब पढ़ते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, जो यूज आएगा बहुत बार। डेफिनिट इंटीग्रेशन, जैसे ये इंटीग्रेशन है f(x) dx, अगर इस पे हम लिमिट लगा देते हैं, इसे लिमिट बोला जाता है a to b, ये कहलाता है लोअर लिमिट, ये कहलाता है अपर लिमिट। तो इसका हो जाएगा कैपिटल f(x) प्लस सी, इसका लिमिट लग जाएगा a से b, तो b के जगह पे सबसे पहले f(b) हो जाएगा प्लस सी माइनस टाइम्स f(a) प्लस सी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से आ जाएगा f(b) माइनस f(a). तो ये बेसिकली आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx, a से b हो जाएगा ये वैल्यू, ये होता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कोई फंक्शन है, मान लीजिए कोई ग्राफ है y इक्वल टू x। अब हमको यहाँ से यहाँ के बीच का, जैसे ये पॉइंट कहलाता है x इक्वल टू a और ये कहलाता है x इक्वल टू b। तो मतलब ये बीच का एरिया हमको निकालना है, तो एक लिमिट लगा देते हैं कि हमको यहीं से यहीं तक का निकालना है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा a से b के बीच का एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ होता है। एरिया अंडर ग्राफ बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एरिया ये निकल के आया। इसका यूज कैसे होगा वो देख लेते हैं एक दो न्यूमेरिकल से, तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। उतार लीजिए। जैसे कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है, x इक्वल टू ये ओरिजिन है। अब हमको x इक्वल टू 2 पे निकालना है, ये ग्राफ है। ये ग्राफ का फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल टू x। तो ऐसे भी ये एरिया हमको निकालना है, ये एरिया
तो एक नॉर्मल तरीके से हम एरिया ट्रायंगल का एरिया जानते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, तो बेस कितना है, जब x इक्वल टू 2 हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू भी 2 हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू x है। जब x का वैल्यू 2 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो ये पॉइंट, ये हाइट कितना हो जाएगा 2। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2 माइनस 0 2 इंटू हाइट, हाइट कितना है 2। तो यहाँ से एरिया आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, 2 आ गया, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेशन से बनाते हैं कि इंटीग्रेशन से कैसे बनेगा। तो इंटीग्रेशन क्या है, y इजकल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या है एक्स, एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर हमको 2 तक एरिया निकालना है, 0 से लेकर 2 तक। तो ये x है, तो x मतलब x की पावर 1, x की पावर 1, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है। तो सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यहाँ पर लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 2 तक। c को हम नहीं यूज़ करते हैं, c क्योंकि वो सिर्फ वो शो करने के लिए था कि वो कैंसिल क्यों हुआ। तो डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन का जो आया वो लिख दिए, उस पर लिमिट लगा दिए। तो यहाँ से आ जाएगा x² / 2 लिमिट 0 से 2। सबसे पहले ऊपर वाले को डालते हैं वैल्यू, तो x के जगह पर 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2, माइनस लोअर लिमिट को डालेंगे 0/2। तो यहाँ से आ जाएगा 4/2, 2 माइनस 0। तो यहाँ से भी एरिया आ जाएगा 2, यहाँ से भी एरिया आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये प्रोसेस सही है, तो यही कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये उतारिए, उसके बाद फिर 1-2 और न्यूमेरिकल करते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या, मतलब इंटीग्रेशन क्या हुआ, एरिया अंडर ग्राफ हो जाएगा, वही होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब हो गया, और डेफिनेट मतलब वो लिमिट लगा दी है, तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। उतारिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमको इंटीग्रेशन करना है cos x dx 0 से लेके π/2 के बीच में। π/2 मतलब अभी बताए थे, π/2 मतलब क्या हुआ 90 डिग्री। तो cos x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, sin x, लिमिट लगा दिए 0 से लेके π/2। अब यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे x के जगह पे, तो sin π/2 माइनस साइन 0। तो साइन π/2 क्या होता है 1 माइनस 0, साइन 0 0, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1। मतलब cos x dx का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से π/2, उसका वैल्यू आ जाएगा 1। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 1 से लेकर 5 है, x² dx, इसको निकालना है। तो ये वही फार्मूला हो जाएगा, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, लिमिट लगा देंगे 1 से लेकर 5, x³ अपॉन 3, लिमिट लगा देंगे 1 से लेकर 5। ये वैल्यू जब डालेंगे तो 125/3 माइनस 1/3, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 124/3। ये आंसर आ जाएगा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अभी बेसिकली ये समझते हैं, और जैसे जैसे ही आगे क्वेश्चन आएगा बनते जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ, जो आगे काइनेमेटिक्स बहुत सारे में यूज आएगा। ग्राफ मतलब ग्राफ, जैसे कोई इक्वेशन दिया हो रहेगा, बोलेगा कि इसका ग्राफ कैसा है, तो वो पिक्चोरियल फॉर्म में जैसे भी कोई सा इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही कहलाता है ग्राफ। तो इम्पोर्टेंट ग्राफ अब पढ़ते हैं। जैसे कोई इक्वेशन दिया हुआ y = mx,
जहाँ पे एम होता है स्लोप। स्लोप क्या होता है, जैसे ये कोई वाई और एक्स है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। स्लोप होता है जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए हुए है यही कहलाता है इसका स्लोप। तो स्लोप कहलाता है इसका tan ऑफ जो बाई एक्स जो ये एंगल हुआ tan ऑफ थीटा यही कहलाता है इसका स्लोप। तो स्लोप ये कहलाता है स्लोप। तो y इजकल टू एम एक्स का है, तो ये इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे y और x है तो इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हो जाएगा y इजकल टू एम एक्स। ये एंगल हो जाएगा कुछ भी मान लेते हैं थीटा। तो ये कहलाता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब एक और इक्वेशन लेते हैं। y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे c क्या है, ये कहलाता है y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब क्या हुआ वो हम समझते हैं। जैसे ये कोई y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो इसका ग्राफ बनेगा y इजकल टू एम एक्स का ग्राफ बनेगा एम एक्स प्लस सी। y इंटरसेप्ट मतलब है कि ओरिजिन से y एक्सिस में कितना डिस्टेंस कट कर रहा, जैसे ये कट कर रहा तो यही कहलाता है y इंटरसेप्ट। सी हो जाएगा y इंटरसेप्ट। तो अगर कोई इक्वेशन है जैसे y इजकल टू 2x प्लस 3 आ जाए तो इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये किस तरह से, यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 3, मतलब ये 3 डिस्टेंस ऊपर कट करेगा। उतर अब एक और अगला ग्राफ हम देखते हैं, उतर गया होगा। y इजकल टू के एक्स स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे हम y इजकल टू के एक्स स्क्वायर, जैसे जैसे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1, x के वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 4। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। तो ये कहलाता है पाराबोला। ये अपवर्ड है तो अपवर्ड पाराबोला हो गया। एक और ग्राफ है y इजकल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली माइनस लगा हुआ तो जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे तो इसका ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। ये भी पैराबोला हो जाएगा, बस इन्वर्टेड हो जाएगा। ये हो जाएगा अपवर्ड, ये हो जाएगा डाउनवर्ड। ये इसका मुंह है डाउनवर्ड की तरफ, इसलिए कहा जाएगा डाउनवर्ड पाराबोला। ये हो जाएगा पाराबोला। फिर एक और ग्राफ देखते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ है। तो अब x इजकल टू के वाई स्क्वायर, अगर यहाँ पे था y इजकल टू के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है x इजकल टू के, तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से। ये हो जाएगा राइटवर्ड, मतलब इसका मुंह राइट साइड है तो राइटवर्ड पाराबोला हो जाएगा। और फिर एक और ग्राफ बनेगा x इजकल टू माइनस के वाई स्क्वायर, तो इसका ग्राफ बनेगा लेफ्टवर्ड। ये इस तरह से पैराबोला बन जाएगा। तो y इजकल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला, y इजकल टू माइनस के एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला, और फिर x इजकल टू के वाई स्क्वायर का ग्राफ बनेगा राइटवर्ड पैराबोला, और x इजकल टू माइनस के वाई स्क्वायर का बनेगा लेफ्टवर्ड पैराबोला। इसका माउथ ओपन रहता है तो जिस साइड होता है वही कहलाता है। तो इसके बाद एक और ग्राफ लेते हैं।
वाई इजकल टू ए की पावर एक्स, ए कोई कांस्टेंट है की पावर एक्स, जैसे वाई इजकल टू हमको लेना है 2 की पावर एक्स, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा जैसे जैसे एक्स का वैल्यू 0 रखें वाई का वैल्यू 1, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। और y इजकल टू ए की पावर माइनस एक्स, तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से, तो ये कहलाता है y इजकल टू ए की पावर माइनस एक्स, ये कहलाता है y इजकल टू ए की पावर x। ये हो गया। एक और ग्राफ देखते हैं, y इजकल टू 1/x या xy इजकल टू 1, तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे मान लेते हैं ये बॉक्स डाल देते हैं y और x का वैल्यू अगर हम 0 रखें 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 0.5, x का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 0.33, तो इसका ग्राफ बनेगा x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ये इन्फिनाइट, तो मतलब ये इन्फिनाइट से स्टार्ट होगा और ये 0 की तरफ टेंड करेगा। जैसे जैसे ही x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू घटता चला जाएगा, तो ये ग्राफ होता है y इजकल टू 1/x का, इसे बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसे बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ होता है। उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दो और इम्पोर्टेंट ग्राफ है, वो भी देख लेते हैं। अब एक x² प्लस y² बराबर है a², ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा सर्कल रहेगा जिसका सेंटर रहेगा 0,0 मतलब ओरिजिन, और रेडियस रहेगा a, मतलब एक सर्कल बनेगा इसका सेंटर, ये कहलाएगा सेंटर जो होगा 0,0 और रेडियस हो जाएगा a, ये x² प्लस y² इजकल टू a² रहा, तो इसका ग्राफ बनेगा सर्कल जिसका सेंटर हो जाएगा 0,0 और रेडियस हो जाएगा a। अब एक और है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। अगर इस तरह का इक्वेशन आया तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा इलिप्स। इलिप्स कैसा होता है, इलिप्स का शेप देख लीजिए, अंडाकार टाइप का होता है मतलब, लेकिन इसका शेप होता है इलिप्स। इसका सेंटर हो जाएगा 0,0, ये डिस्टेंस हो जाएगा a और ये डिस्टेंस हो जाएगा b। a कहलाता है सेमी मेजर एक्सिस, b कहलाता है सेमी माइनर एक्सिस। ये शेप हो जाएगा इलिप्स का। ये तो इलिप्स का ही एक ये डेरिवेटिव होता है, मतलब डेराइव किया हुआ रहता है सर्कल। जैसे मान लीजिए अगर हम a इजकल टू b कर देते हैं, जब ये a इजकल टू b हो जाएगा तो ये शेप बन जाएगा सर्कल। जैसे अगर a इजकल टू b कर दिए तो ये a² हो गया, तो a² यहाँ चल जाएगा, x² प्लस y² इजकल टू a², इसी तरह से बन जाएगा। तो इलिप्स का ही एक स्पेशल केस है सर्कल। तो ये कहलाता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ था जो आगे बहुत काम आएगा। उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली ये मैथ का टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज आएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे भी बता देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या? क्वाड मतलब दो होता है, जिसका पावर दो हो, पावर दो हो। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोई एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जैसे इसका मैक्सिमम पावर कितना है, इसका 2 है, तो ये कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लीजिए इफ़ ए इजकल टू 0 हो गया, तो जैसे ही ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना आ जाएगा 1, तो ये इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। तो ए इज नॉट इक्वल टू 0 ये इम्पोर्टेंट होता है। अब इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कहलाता है रूट। इसका सॉल्यूशन कहलाता है रूट क्या होता है कि वैसा कौन सा एक्स ऐसा वैल्यू रखेंगे जिस पे ये जो इक्वेशन है दोनों साइड मतलब बोथ साइड 0 हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2 रखेंगे 2 4 माइनस 2 बराबर 0। ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे जिससे ये 0 हो जाए? मान लेते हैं हम x इक्वल टू 2 रख दिए हैं, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 ये आ जाएगा 0, तो ये x इक्वल टू 2 इसका रूट कहलाएगा। तो इसको निकालने का तरीका, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। अब निकालने का तरीका क्या है? तो रूट निकालने का तरीका होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे प्लस माइनस आया, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 आता है। यहाँ पे एक प्लस वाला होगा, एक माइनस वाला होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 आता है। यहाँ पे जो ये अंडर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ही है जिस पे डिपेंड करता है कि इसका सॉल्यूशन आएगा नहीं आएगा। अगर डी का वैल्यू 0 से, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव में हुआ तो इसके 2 रूट आएंगे। मान लीजिए इसका रूट आ जाएगा एक अल्फ़ा एक बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा और दोनों डिफरेंट आ जाएगा, अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू बीटा। अगर डी का वैल्यू 0 आ जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो दोनों रूट हो जाएगा, 2 रूट आएगा, अल्फ़ा बीटा दोनों रूट इक्वल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डी का वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है तो रूट, डी का वैल्यू अगर 0 या 0 से ज़्यादा है तो रूट्स आएंगे। अगर डी का वैल्यू निगेटिव में आ गया तो निगेटिव में आ गया तो एक आगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है, तो एक इमेजिनरी रूट आएगा, इमेजिनरी रूट आ जाएगा, इमेजिनरी रूट आ जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव, अंडर रूट ऑफ निगेटिव हम लोग नॉर्मल तरीके से तो नहीं होता, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ना रहता है, तो वो एक इमेजिनरी रूट होता है। तो ये बेसिक है। और इसमें एक 2 और फार्मूला है। जैसे इसका रूट हो जाएगा, मान लीजिए दो रूट मतलब इसका सॉल्यूशन, मतलब जैसे ही ये वैल्यू इसमें डालेंगे ये 0 बन जाएगा, ये वैल्यू रखेंगे ये 0 बन जाएगा। तो जैसे ही इसका एक और फार्मूला होता है कि सम ऑफ रूट्स, ये 10th में भी पढ़े हो गए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए। इसको हम एक क्वेश्चन से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। यह तब तक उतारिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं।
टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 बराबर 0, ये एक इक्वेशन दिया हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ। तो सबसे पहले रूट निकालने के लिए डी निकालेंगे। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है इसका? ये है 1, तो ये 1 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना है? -4। तब डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25, मतलब डी का वैल्यू 25 आएगा। डी का वैल्यू मतलब पॉजिटिव में आ गया। तो जैसे डी का वैल्यू पॉजिटिव में आ गया तो इसमें 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो सॉल्यूशन हो जाएगा क्या? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 25। तो यहाँ से -3 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा -3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2। तो यहाँ से एक वैल्यू, यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगा। एक वैल्यू आ जाएगा -3 प्लस 5/2, एक वैल्यू आ जाएगा -3 माइनस 5/2। तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगा ये 1 हो जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा -4। तो यहाँ से दो रूट आ जाएगा। यही मतलब कि 2 डिस्टिंक्ट रूट आ जाएगा। इस तरह से सोल्व करेंगे। तो अगर हमको सम ऑफ रूट निकालना रहेगा तो क्या निकालेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो -b/a, तो b का वैल्यू -3/1। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। c कितना है? -4/1, -4। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक यूज। बाकी इसका फुल डिटेल मैथ्स वाले चैप्टर में पढ़ना है। अभी हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट लॉग आता है। लॉग भी बहुत ज़्यादा यूज आएगा, तो थोड़ा सा लॉग के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टी होता है लॉग का। इसे लॉग x बेस a बराबर b बेस a बराबर x है। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा a की पावर x। ये होता है। जैसे अगर ये वैल्यू ये है तो b बराबर हो जाएगा a की पावर x। दिस इम्प्लाइज b बराबर a की पावर x। ये होता है। इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है जो यूज आएगा बार बार। जैसे दो लॉग हैं, लॉग m इंटू n बेस a, तो इसको लिखा जाता है log m बेस a प्लस log n बेस a। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए हमको लिखा हुआ है log 6 बेस 10, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 इंटू 3 बेस 10। तो इसे हम लिख सकते हैं log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। ये प्रॉपर्टी है इसका। एक और अगला प्रॉपर्टी है log m/n बेस a। तो इसका हो जाएगा log m बेस a डिवाइडेड बाई log n बेस a। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तीसरा, log, जैसे m की पावर n बेस a है तो इसको हम लिख सकते हैं n log m बेस a। ये तीसरा प्रॉपर्टी होगा। जैसे अगर किसी के कोई दिया हुआ है, उसका पावर n दिया हुआ है, तो n बाहर चला आएगा, ये हो जाएगा, ये यहाँ से कूद के यहाँ आ जाएगा। जैसे n मल्टीपल में आ जाएगा, जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा।
ये प्रॉपर्टी हो गया। अब चौथा, ये कुछ बेसिक चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बार बार यूज आएगा, तो इसको याद करने के नहीं, जैसे जैसे आएगा वो वैसे वैसे याद होता चला जाएगा। इस पर ज़्यादा उतना ध्यान नहीं, मतलब बस एक नज़र रखना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो बनता चला जाएगा। ये बेसिक है, जो बेसिक मैथ है, जो मतलब आगे आने वाला है, आगे आने वाले चैप्टरों में यूज आएगा, इसलिए हम ये सब पढ़ा रहे हैं। अब एक और होता है ln x। नॉर्मल लॉग होता है, जैसे बेस 10 होता है नॉर्मल में। तो ln x क्या होता है, जब बेस e हो जाए तो ये ln x कहलाता है। अगर हम इसको बेस 10 करना रहता है तो इसको करेंगे 2.303 log x बेस 10। ये होता है एक प्रॉपर्टी। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था लॉग। ये उतारिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे, जो एरिया, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर, वॉल्यूम, ये सब का जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है टेंथ में जो हम पढ़े थे, वही इम्पोर्टेंट फार्मूला एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे मतलब आगे बहुत जैसे यूज आने वाला है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कोई फिजिक्स में यूज आ जाएगा कि कोई ग्राफ दिया रहेगा, उसका एरिया कैसे निकलेगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एरिया का पढ़ते हैं, पेरीमीटर का सबसे पहले पढ़ते हैं। पेरीमीटर तो ट्रायंगल का पेरीमीटर, सबसे पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, साइड, तीनों साइड का पेरीमीटर मतलब क्या हुआ कि एडिशन ऑफ साइड, मतलब जितने भी साइड है उसका ऐड करो। जैसे कोई ट्रायंगल है, इसका लेंथ है a है b है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा a + b + c। स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सारा लेंथ इक्वल होता है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a। अगर कोई रेक्टेंगल है तो ये हो जाएगा l b b, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मतलब ये चारों का, तो इसमें 2b हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2l + 2b, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, 2 × l + b हो जाएगा ये। और एक सर्कल का सरकमफ्रेंस पढ़ते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जैसे कोई एक सर्कल है, इसका रेडियस दिया हुआ r, उसका अगर हमको सरकमफ्रेंस निकालना है तो इसका वैल्यू क्या होता है 2πr। r यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब कुछ एरिया का फॉर्मूला देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तक उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एरिया, तो एरिया हमको पढ़ना था। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर a स्क्वायर। तो हमको सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो क्या होता है साइड का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। एक का क्या है साइड, स्क्वायर हो गया। अब रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, l × b।
एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे ये कोई है, ये बेस है बी, ये हाइट है एच, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सर्कल देख लेते हैं, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है? 22/7, जिसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होता है 1.42। पाई स्क्वायर का अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होता है 10। 1/पाई का अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होता है 0.3, मतलब 0.3 के लगभग होता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो याद रहना चाहिए। अब हम एक पैरेललोग्राम देखते हैं। पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? लेंथ इंटू हाइट। मतलब अगर कोई पैरेललोग्राम है, उसका लेंथ L है, हाइट H है, तो लेंथ इंटू हाइट होता है उसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। या इसको बोला जाता है बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस B है और हाइट H है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू ये बेस इंटू हाइट। अब है एक होता है इलिप्स, जो अभी एक ग्राफ बताए थे इलिप्स। इलिप्स का एरिया होता है पाई इंटू ए बी। ए क्या हुआ? सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या हुआ? सेमी माइनर एक्सिस। ये कुछ इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट एरिया का फॉर्मूला देखते हैं। अब कुछ 3D वाले डायग्राम देख लेते हैं, जैसे स्फेयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सब देख लेते हैं। अब 3D फिगर मतलब सबसे पहले हम ये एक सिलेंडर लेते हैं। ये सिलेंडर है, तो इसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्व है, ये दोनों को छोड़ के जो कर्व है, जैसे ये सिलेंडर हो गया, तो ये जो कर्व है उसका सरफेस एरिया इतना का क्या होगा? तो इसका सरफेस एरिया होता है पाई आर 2πr इंटू एच। अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये जो ये वाला भी एरिया को अगर इंक्लूड कर देंगे ये दोनों एरिया का, तो ये दोनों एरिया का एरिया कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया 2πrh। तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लिए तो हो जाएगा r+h। ये तो सिलेंडर का हो जाएगा। अब इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हो जाएगा पाई r² इंटू h। ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। इसके बाद हम लेते हैं एक स्फेयर। ये कोई स्फेयर है जिसका रेडियस r है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया होता है इसका 4πr²। और वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम हो जाता है स्फेयर का 4/3πr³। मतलब अगर सरफेस एरिया निकालना है, मतलब ये कोई बॉल है उसका पूरा टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है 4πr², और टोटल वॉल्यूम निकालना है तो 4/3πr³। अब एक हम कोन लेते हैं।
ये रेडियस r है, ये हाइट h है, और ये जो तिरछा जो हाइट है उसका उसका लेंथ है l। तो अब है हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्व्ड है उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो उसका वैल्यू होता है पाई आर एल। अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना रहेगा तो क्या होगा, तो जो कर्व सरफेस एरिया है उसको प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ एच ये हाइट हो जाएगा। एक अब हम क्यूब देखते हैं। क्यूब का सब साइड ए है, तो इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, एक फेस, जैसे मान लीजिए ये फेस है, एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर का काम करेगा, और ऐसे ऐसे 6 फेस है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यू, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। अगर क्यूबॉइड है मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ, एल है और ये बी है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हो जाएगा एल बी एच। ये उतारिए। मतलब ये लास्ट वीडियो में और ये वीडियो में मतलब हम बेसिक मैथ पढ़ रहे थे जो फिजिक्स में यूज आने वाला है। इसके बाद से मैं स्टार्ट करूँगा मतलब चैप्टर वाइज, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, मतलब उस तरह से स्टार्ट करूँगा। ये बेसिक हम जानकारी ले रहे थे जो यूज आने वाले हैं, बार बार यूज आएंगे, इसलिए एक बार जानकारी दे दिए। और नेक्स्ट वीडियो से मतलब रेगुलर जैसे चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।